डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी रेगुलर क्लास वर्क सस्पेंड है। आप स्कूल्स या ट्यूशन्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि घर बैठे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऑल्दो कि ये वीडियो लेक्चर्स लाइव या रेगुलर क्लासरूम के अल्टरनेट तो नहीं है। जैसा कि आप रेगुलर क्लास में टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं पे डिफिकल्टी होती है तो टीचर रिपीट करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है। ये वीडियो लेक्चर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम these video lectures will prove very beneficial and fruitful for you in the long run. कल आप रेगुलर क्लास में अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी फेस होती है या बाय एनी मीन्स आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो उन केस में ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होते हैं। या आफ्टर अटेंडिंग ए रेगुलर क्लास अगर आप फिर से ये वीडियो लेक्चर पे जाएंगे तो अगर कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे रेगुलर क्लास में मिस हुई होंगी तो यहाँ से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। सो इस तरह से ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल डायरेक्टली कम टू माई टॉपिक. So I will here start with dual nature of radiation and matter, which is mentioned in your 12th class curriculum. So first, let me tell you what we mean by dual nature here. So here in this case, by dual nature we mean this radiation or light and matter. These exhibit both particle as well as wave nature. So they have both particle nature as well as wave nature associated with them, whether it is radiation or light or it is matter. So both shows dual nature, both have particle as well as wave properties associated with them. Now, so इस जो आपके 12th क्लास में सिलेबस फ्रेम है उसमें जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनमें आपने ड्यूअल नेचर ना रेडिएशन का करना है स्टडी और ना ही मैटर का ड्यूअल नेचर आपने स्टडी करना है। यहाँ पे रेडिएशन के लिए यानी लाइट के लिए ऑलरेडी आपने वेव ऑप्टिक्स में कुछ वेव फिनोमिनास पढ़ी है, जैसे इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। दोज आर द एविडेंसेस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, वो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो इसलिए यहाँ पे वेव नेचर हम रेडिएशन या लाइट का डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज नाउ नोन टू यू। यहाँ पे हम खाली इसका पार्टिकल और क्वांटम नेचर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह मैटर के लिए आपको पार्टिकल नेचर पता है, वो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं, एविडेंट है। तो यहाँ पे हम खाली मैटर का वेव नेचर पढ़ेंगे। वेव नेचर को स्टडी हम करेंगे यहाँ पे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से। और इसी तरह पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन या लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। या ये तीन फिनोमिना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड और डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. So before starting the course, let me give you some historical perspective how we reached the conclusion that this radiation or light and matter, these exhibit dual nature. So it all started way back in 1700s by Newton's corpuscular theory of light. Newton suggested or he postulated that light travels in the form of stream of particles, which he called corpuscles. But this theory couldn't explain many phenomena associated with light and hence it has to be discarded. तो इस तरह से ये थ्योरी जो है ये डिस्कार्ड हो गई क्योंकि इसने बहुत सारे फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो उसके बाद आ गई थी हुगेन्स मैकेनिकल वेव थ्योरी। हुगेन्स मैकेनिकल वेव थ्योरी, हुगेन ने सजेस्ट किया था कि लाइट जो है इट्स अ मैकेनिकल वेव। So mechanical wave means which requires a material medium for propagation. जब इसने कहा कि ये मैकेनिकल वेव है तो इसको पहले वहां पे सजेस्ट करना था कि ये मीडियम जो है जिसके थ्रू ये प्रोपेगेट होती है वो मीडियम कहाँ है और कौन सा मीडियम है।
तो उसने वहां पे कहा कि देयर इज एन ओमनी प्रेजेंट मीडियम थ्रू आउट द यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम ऐसा है जो हर जगह पे प्रेजेंट है, और उसने उसका नाम दिया था ल्यूमिनिफेरस ईथर। हाँ, तो इस तरह से इसकी मैकेनिकल वेव थ्योरी अब आ गई है हमारे सामने। बट ये मैकेनिकल वेव थ्योरी जो है, ये कुछ फिनोमिनास इसने एक्सप्लेन की, लाइक रिफ्लेक्शन इसने एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन इसने एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन इसने एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस इसने एक्सप्लेन किया, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट इस मैकेनिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ल्यूमिनिफेरस ईथर, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से हमें फाइनली ये कंक्लूजन मिला कि दुनिया में ऐसा कोई ल्यूमिनिफेरस ईथर जैसा मटेरियल मीडियम है ही नहीं। सो इस तरह से ना ही ल्यूमिनिफेरस ईथर है, इसलिए कहीं मटेरियल मीडियम ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको मैकेनिकल वेव कंसिडर करेंगे तो ये तो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं होगी, तो इस तरह से इसका फेलियर यही रहा। ना ही ल्यूमिनिफेरस ईथर कहीं एग्जिस्ट हुआ यूनिवर्स में, और ना ही ये एक्सप्लेन कर पाया पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस तरह से ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। नाउ उसके बाद आया था मैक्सवेल। मैक्सवेल प्रपोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट जो है, इट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव, रादर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमने किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये यहाँ पे ल्यूमिनिफेरस ईथर की एब्सेंस जो है वो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, क्योंकि इसके लिए हमने मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ये ल्यूमिनिफेरस ईथर हो या ना हो, इसलिए इसकी वजह से कोई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही इस ल्यूमिनिफेरस ईथर की। सो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ये एक्सप्लेन कर पाई दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी wherein we consider light as an electromagnetic wave. It could successfully explain all the phenomena known at that time, like reflection, refraction, diffraction, polarization, interference, dispersion। जितनी भी phenomena light में उस वक्त हमें पता थी, वो सारी एक्सप्लेन हो रही थी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। तो इस तरह से हमने कहा जो है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी टाइम कुछ नई फिनोमिना डिस्कवर हो गई लाइट में, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। सो जिस वक्त मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रपोज की है, उसी टाइम में ये नई फिनोमिना कुछ डिस्कवर हो गई लाइट में, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। और ये मैक्सवेल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जहां पे हम लाइट को कंसिडर कर सकते हैं एज ए वेव, तो वो ये फिनोमिना जो है इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया इस वेव नेचर का, यानी वेव थ्योरी का ड्रॉबैक आ गया। इट कुड एक्सप्लेन सक्सेसफुली एक्सप्लेन मेनी फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट, बट इट इज फेलिंग टू एक्सप्लेन सम अदर फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ये एक्सप्लेन ही नहीं हो रही थी, इसलिए हम इसको कंप्लीट थ्योरी नहीं ले सकते हैं अभी। तो देन मैक्स प्लैंक ने 1900 में प्रपोज किया, वाइल स्टडिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम पढ़ते पढ़ते उसने एक लकी गेस किया कि लाइट जो है या रेडिएशन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी which we now know as photons और क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो मैक्स प्लैंक ने यही कहा, लाइट जो है या रेडिएशन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स और क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो दैट मीन्स यहां पर इसने पार्टिकल नेचर इसके साथ एसोसिएट किया है लाइट के साथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटम हाइपोथेसिस, प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, तो हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं यूजिंग पार्टिकल नेचर और क्वांटम हाइपोथेसिस। वी कैन सक्सेसफुली explain photoelectric effect, quantum effect and black body radiation spectrum. But at the same time, अगर हम इसके लिए क्वांटम नेचर, लाइट या रेडिएशन के लिए क्वांटम नेचर या पार्टिकल नेचर लेते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ फिनोमिना है लाइक डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये एक्सप्लेन ही नहीं हो रही है। तो इसलिए पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर जो हम एसोसिएट करते हैं लाइट के साथ, ये भी कंप्लीटली सारी फिनोमिना को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। Wave nature, we can say that it's not completely explaining all the phenomena associated with light. इसी तरह particle nature, ये भी
सारे फिनोमिना जो लाइट के साथ एसोसिएट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाता है बट फेल्स टू एक्सप्लेन सम अदर फिनोमिना। इसी तरह क्वांटम नेचर या पार्टिकल नेचर, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स फ्यू फिनोमिना बट एट द सेम टाइम फेल्स टू एक्सप्लेन द अदर फिनोमिना। तो फिर उस दौर में, ये लेट 1800 और अर्ली 1900 की बात है, तो एक दिन हम ये कह रहे थे कि एक प्रोसेस को पढ़ते पढ़ते कि लाइट बिहेव्स एज ए वेव, दूसरे फिनोमेना को पढ़ते पढ़ते हम कह रहे थे कि लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल। तो जो उस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी थी फ्रॉम अदर फील्ड्स और जो इंटेलेक्चुअल्स थे फ्रॉम अदर फील्ड्स, उन्होंने फिजिसिस्ट्स को सार्कास्टिकली ये बोलना शुरू कर दिया कि आप कहते हो कि फॉर मंडे, Wednesday and Friday light behaves as a wave, and for Tuesday, Thursday and Saturday आप कह रहे हो कि light behaves as a particle, and for Sunday you don't say anything because it is holiday. So इस तरह का कंफ्यूजन था उस टाइम कि अब लाइट को हम वेव लें या लाइट को हम मैटर लें या पार्टिकल लें, यानी लाइट के साथ वेव नेचर एसोसिएट करें कि लाइट के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएट करें। सो फाइनली फ्रॉम all these studies, from all these observations, we reach to the conclusion that light has dual nature or radiation has dual nature. It may behave as a wave or it may behave as a particle depending upon the situation. So it has both natures associated with it. It has both particle nature as well as wave nature associated with it. That's what we say dual nature of radiation or dual nature of light. So अब फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडिएशन या लाइट जो है इट एक्सिबिट्स ड्यूअल नेचर, इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज इट हैज वेव नेचर। सो वेव नेचर से आप कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं और पार्टिकल नेचर से कुछ अदर फिनोमिना आप एक्सप्लेन करते हो जो वेव नेचर की वजह से नहीं एक्सप्लेन होती है। इस तरह से फिर हमने अल्टीमेटली ये कहा कि अगर रेडिएशन वेव ड्यूअल नेचर शो करता है तो मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करेगा। मैटर का पार्टिकल नेचर एविडेंट है, तो हमने कहा कि इसमें भी वेव नेचर होना चाहिए। तो इस तरह से डी ब्रॉय ने एक हाइपोथेसिस दी थी, तो इस तरह से हम वेव नेचर जो लाइट का है वो यहाँ पे एसोसिएट करते हैं, या वो यहाँ पे हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं वेव नेचर लाइट के साथ। So this is all about this historical perspective, how we reached to the conclusion that this radiation or light and matter, these exhibit is dual nature. So before starting the main topic here, यहाँ पे जो हमने आपके सिलेबस में जो डिस्कस करना है इसमें दो चीजें हैं। एक है आपने पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर को स्टडी करना है यहाँ पे यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इस वेव नेचर के लिए। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे जो मेन फोकस रहेंगे, मेन कंसंट्रेशन जो रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पे। हमने इसके एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं और फिर हमने जानना है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पे। सो लेट्स बिगिन हियर विद द रेडिएशन, दैट मींस हमने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो इस टॉपिक में आएंगे, पहले हम जो बेसिक टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब तक कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाते हैं, और फिर हमें इजी होगा वहां पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, समझना इजी हो जाएगा हमें। इट बिगिंस विद इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखो इस चैप्टर में जब मैं किसी भी मेटल की बात करूंगा, इट मीन्स मेटल इन बल्क, नॉट एन इंडिविजुअल एटम। लाइक मैं सोडियम एटम, यहाँ पे इंडिविजुअल सोडियम एटम की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिविजुअल जिंक या सीजियम एटम की बात नहीं करूंगा। मैं जब यहाँ पे बात करूंगा मेटल की, इट मीन्स मेटल इन बल्क, यानी यहाँ पे हम इंडिविजुअल एटम्स की बात नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन जब हम बोलेंगे यहाँ पे, सो इट इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल एटम। सो अब यहाँ पे अगर आपने मेटल्स में पढ़ा होगा, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल्स में। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर लूजली बाउंड, वो लूजली बाउंड होते हैं टू देयर पेरेंट एटम्स। सो पेरेंट एटम्स के साथ ये लूजली बाउंड होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये खुद इस मेटल सरफेस से अपने आप बाहर नहीं आ सकते हैं। सो बिकॉज दे आर बीइंग हेल्ड विद देयर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहते हैं, लेकिन लूजली बाउंड रहते हैं। अब अगर आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, हमने इनको एनर्जी सप्लाई करनी है। अब
अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे इस मेटल को, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें इतनी एनर्जी आ जाए कि ये उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। सो अब वही मिनिमम एनर्जी जो आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे, द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मिनिमम एनर्जी जो हमें जरूरत पड़ती है या पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। अब इसी तरह अगर ये इंडिविजुअल एटम होता, इंडिविजुअल एटम से अगर जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स नहीं पढ़ते हैं, हम मेटल्स को इन बल्क लेते हैं यहाँ पे। सो वर्क फंक्शन हम सिंपली डिफाइन करेंगे, मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर आप इससे कम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, उसके बाद उसमें इंपार्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से ज्यादा जो एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन में इंपार्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अब वर्क फंक्शन हम लेते हैं मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। सो अब आपने पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड होते हैं टू द पैरेंट न्यूक्लियाई विद डिफरेंट इंट्रैक्शंस और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अगर सीजियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, तो सबके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक जैसे फोर्स से बाउंड नहीं होते हैं, एक में कम फोर्स से बाउंड होते हैं, दूसरे में ज्यादा फोर्स से बाउंड होते हैं। अकॉर्डिंगली ये वर्क फंक्शन जो है ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा। यानी जिंक और कॉपर में अगर आप वर्क फंक्शन देखेंगे वो सेम नहीं होगा, क्योंकि मे बी जिंक में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड होंगे या कॉपर में ये ज्यादा बाउंड होंगे। अकॉर्डिंगली हमने वर्क फंक्शन यहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा। सो दूसरा है यहाँ पे ये वर्क फंक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस जो है रफ है कि स्मूथ है, प्योर है कि इम्प्योर है, उस पर भी डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिंक लेंगे, एक में आप स्मूथ सरफेस रखेंगे, दूसरे में रफ सरफेस रखेंगे, मेटल एक ही है, जिंक ही है, लेकिन सरफेसेस का नेचर जो है वो डिफरेंट है, तो इन दोनों के लिए जो आएगा वर्क फंक्शन वो डिफरेंट होगा। सो इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल दो सैंपल जिंक के लेंगे, एक में आप रखेंगे प्योर, दूसरे में आप इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, तो ऑल्दो बोथ सैंपल्स आर जिंक, लेकिन जो वर्क फंक्शन दोनों के लिए आएगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पे नेचर जो सरफेस का, एक में प्योर है सरफेस, दूसरे में कुछ इम्प्योरिटीज है, तो इस वजह से वो वर्क फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो अब एटॉमिक लेवल पे अब आपने पता है कि एनर्जी के लिए हम यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए जो वर्क फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं इस वर्क फंक्शन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और आपने पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज प्लेट्स मैंने दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आप रखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप रखेंगे इनके बीच में या इस फील्ड में, अगर आप इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट हो जाएगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा। जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसमें एक्सेस एनर्जी आ जाएगी, so that excess energy gained, that is what we call as electron volt. So electron volt हम define करते हैं energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हैं तो उसमें जो एक्सेस एनर्जी आ जाती है दैट इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो अब आपने पता है यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चार्ज क्यू रखेंगे फील्ड में, फील्ड अगर आप ई रखते हो तो इसमें जो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी जो गेन होगी, तो एनर्जी गेन विल बी इक्वल टू क्यू ई इज फील्ड, Q is चार्ज। सो इस केस में जब आप दिस इज फोर्स,
दिस इज फोर्स। अगर आप एनर्जी यहाँ पे, ये फोर्स एक्सर्ट होगा इस चार्ज पार्टिकल क्यू पे। सो अब यहाँ पे अब इसकी वजह से जो है ये एक्सेलरेट हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो इसकी वजह से इसमें जो एक्सेस एनर्जी आएगी दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू जब आप रखते हो किसी पोटेंशियल डिफरेंस V में, तो इसमें जो एनर्जी गेन होती है डेल्टा U, इट इज इक्वल टू क्यू वी। द एनर्जी गेन्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल Q is accelerated through potential V, that is equal to QV। अगर आप यहाँ पे चार्ज देंगे इलेक्ट्रॉन, सो इट इज Q के बदले आप रखेंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। V कितना रखा आपने 1 वोल्ट, C इंटू V कूलम इंटू वोल्ट इज जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया है। सो नाउ वी हैव हियर, यहाँ पे जो आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये एनर्जी आप सप्लाई करेंगे फ्रॉम डिफरेंट वेज। लाइक आप इस मेटल को हीट अप कर सकते हो। जब आपने मेटल को हीट अप किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। तो दूसरा ये तरीका है कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर इस मेटल सरफेस के अक्रॉस आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां से बाहर आ जाए। या इसी तरह हमारे पास है एक मेटल सरफेस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप यहां से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे प्रोजेक्ट आप करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को इम्पार्ट करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करेगा। एक तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और ये खुद भी बाहर आएगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया। या हम लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट कर सकते हैं इस मेटल पे। जब हम रेडिएशन या लाइट इंसिडेंट करेंगे मेटल पे, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो टाइप्स ऑफ इमिशन है 4 टाइप्स हैं। सो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ इमिशन, दैट इज थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। Let us begin with thermal emission. As the name suggests, it is simply emission of electron from a metal surface when heated suitably. जब आप मेटल्स को हीट करेंगे सुटेबली, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, इस इमिशन को हम नाम देते हैं थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इनको हम नाम देते हैं थर्मियंस। ये थर्मियंस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जैसे एटम्स में आप रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन ये भी है थर्मियन। इसका चार्ज है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, इसका मास है 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। ये स्पिन हाफ पार्टिकल है। खाली इसके ओरिजिन के, उसके सोर्स पे, यहाँ ये नहीं, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाता है, उसकी बुनियाद पे हम इसको नाम देते हैं थर्मियन। अदरवाइज ये वही इलेक्ट्रॉन है जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मे बी ये, फॉर एग्जाम्पल आपने हीट अप किया एक मेटल सरफेस को, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ गए ये मोशन में अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन में है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, करंट। उस करंट को हम नाम देते हैं थर्मियोनिक करंट। जो थर्मियोनिक करंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी करंट ड्यू टू दिस थर्मियंस I, it is equal to NE, where N, it is number of thermions per unit time. Number of thermions per unit time. Look, आपने पता है करंट को आप कैसे डिफाइन करते हो। करंट को हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज, सपोज यहां पे इस मेटल सरफेस से कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। जब तक आप इसको हीट अप करते हैं फॉर टाइम T,
सपोज फॉर टाइम t, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं n, टोटल चार्ज आएगा फिर Ne, जो टोटल चार्ज वहां पे कॉन्स्टिट्यूट होगा उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो होगा n इंटू ई डिवाइडेड बाई t। दिस n टोटल नंबर ऑफ थर्मियंस पर यूनिट टाइम, इसको हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, n बाई t को मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, इट इज Ne। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो थर्मियनिक करंट है इट इज इक्वल टू Ne, वेयर n इज नंबर ऑफ थर्मियंस पर यूनिट टाइम। सो ये हो गया थर्मल एमिशन। दूसरा है यहाँ पे फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन इज सिंपली, अगर आप मेटल सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर आप एक मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ सकते हैं उस मेटल से, उसको हम नाम देते हैं फील्ड एमिशन। सो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। When strong electric field is applied. So field emission means emission of electron from metal surface when strong electric field is applied. So तीसरा है यहाँ पे secondary emission। secondary emission ये क्या होता है, आपके पास एक मेटल सरफेस है ऐसे, तो यहां से आप एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस पे प्रोजेक्ट करते हो। जब आप हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी इंपार्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है। अब वो एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन, एक तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और जो यहां से प्रोजेक्ट किया मैंने इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाता है। सो अगेन हियर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन किसकी वजह से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बाय ए हाईली मूविंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। हाईली मूविंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब हम प्रोजेक्ट करते हैं मेटल सरफेस पे, वो एक खुद बाहर आ जाता है और साथ साथ और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है, तो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये आपने इन डिटेल पढ़ना है एक्सरे प्रोडक्शन में, जब आप एक्सरे पढ़ेंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां पे आपने ये इन डिटेल आपने ये डिस्कस करना है सेकेंडरी एमिशन का। सो सेकेंडरी एमिशन मींस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन ए हाईली एनर्जेटिक electron strikes a metal surface, strikes a metal surface। अब लास्ट वन जो है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज सिंपली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस when light of suitable frequency falls on it। जब आप लाइट इंसिडेंट करेंगे मेटल पे, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं तो उस एमिशन को हम नाम देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। सो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। So it is emission of electron from a metal surface when light or radiation of suitable frequency is incident on it। Photoelectric effect or photoelectric emission, the phenomena of emission of electron from a metal surface when light or radiation of suitable frequency is incident on that metal। So जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आते हैं इनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी वही एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम्स में होते हैं, जैसे इनका चार्ज भी 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, इनका मास 9.1 10 पावर माइनस 31 kg है, हाफ स्पिन पार्टिकल्स हैं। खाली ये इनके ओरिजिन के बुनियाद पे हमने इनको नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो
ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट की है, तो यहाँ से क्या निकले हैं, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट। तो इसकी वजह से जो करंट आएगा उसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, IP में नाम रखूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी NE, where this N will be number of photoelectrons per unit time। जैसे सेम जैसे यहां पे है, करंट विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज अगर n नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, अगर कैपिटल N नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, तो टोटल चार्ज जो आएगा यहाँ पे इट विल बी N इंटू E। कितने टाइम तक हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया, लेट्स सपोज T टाइम तक, सो जो करंट आएगा इट विल बी NE बाई T। सो N बाई T नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। इसको मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ पे आएगा जो करंट आएगा इट विल बी अगेन NE। खाली यहाँ पे n जो आएगा इट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ थर्मियंस और थर्मल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो इस तरह से हम पहुंचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो करंट आता है उसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो इस तरह से अब हमने जाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। So in next lecture we will start experimental study of photoelectric